तो आप सभी लोगों का स्वागत है सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड में। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, मैंने यहाँ पर एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। तो जो भी लोग वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करेंगे, मैं उन सभी लोगों के वहाँ पर मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। साथ ही में वहाँ पर मैं मैशले मैजिक एंड मसल्स के सारे एपिसोड्स को हिंदी में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग वहाँ पर उसे ईजिली से देख सकते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यहाँ पे फ्रोजन मोनार्च पूरी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में आ चुका होता है और वो वहाँ पर जिन्वू से बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे सभी शैडो सोल्जर्स को अपने ट्रैप में फंसा लूंगा और एक एक करके उनको मारता रहूंगा, जिससे कि वो बार बार रीजनरेट होंगे और तुम्हारा माना एक टाइम पे खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और ऐसा बोलते ही वहाँ पर जिन्वू को सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर वो उसके वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक और तेज होता है कि जिन्वू भी उससे बच नहीं पाता है और उसके शोल्डर पे एक छोटा सा कट लग जाता है। और तभी वहाँ पर वो मोनार्च अपने वेपन से उसको ऊपर उठाते हुए नीचे पटकने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है और तभी अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है कामिश के डैगर से, जिसपे कि यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है। वो उसके अटैक को डॉज करते हुए वापस से जिन्वू के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे कि जिन्वू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बड़ी दूर जाके गिरता है और नीचे बैठा हुआ वो बस यही सोच रहा होता है, आखिर अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर और इतना तेज कैसे हो गया। तभी वहाँ पर फ्रोजन मोनार्च अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था तुम्हारा माना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी जल्दी तुम्हें इस डर से छुटकारा दिला दूंगा। और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और उनके अटैक्स आपस में टकरा रहे होते हैं और इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उनके वेपन्स के आपस में टकराने के बाद चारों तरफ बस गूंज रही होती है। और जिन्वू यहाँ पर बस अभी भी एक ही बात सोच रहा होता है, मैं इसकी स्पीड, पावर और माना को महसूस कर सकता हूँ। ये मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया अचानक से, लेकिन मेरे को फिर भी इसको यहीं पर इसे हराना होगा। और वहाँ पर फ्रोजन मोनार्च कह रहा होता है, तुम आखिर सोच क्या रहे हो, तुम कुछ भी सोच लो, तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। और वो जिन्वू पर दोबारा से अपने वेपन से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, मगर जिन्वू पूरी स्पीड के साथ उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर तभी यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगता है और तभी यहाँ पर हमें जिन्वू का फेस दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही वहाँ पर डरावना सा लग रहा होता है। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है। साथ ही में हमें वहाँ पर कोरिया के सारे हंटर्स को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर सिविलियंस को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेनर्ड भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट मोनार्च पीछे से आकर जिन्वू के शरीर में उसके हाथ को आर पार कर चुका होता है। हमें दिखाया जाता है जिन्वू के चेस्ट में वहाँ पर बीस्ट मोनार्च के पांचों पंजे उसके चेस्ट में घुसे हुए होते हैं और वहाँ पर बीस्ट मोनार्च जिन्वू से बोल रहा होता है, तो फाइनली तुम्हारा काम यहीं पर ख़त्म होता है। और यहाँ पर जिन्वू की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि उसके मुंह से खून रुक ही नहीं हो रहा है। उसके चेस्ट से इतना ज़्यादा खून ऑलरेडी निकल चुका होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। धीरे धीरे वो वहाँ पर मर रहा होता है। तभी उसके दोनों हाथों से कामिस के दोनों डैगर छूट गए होते हैं। तभी वहाँ पर फ्रोजन मोनार्च कहता है, तो फाइनली मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। और वो उसी का डैगर उसी के चेस्ट में घुसा देता है और इस डैगर के लगने वजह से जिन्वू की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च जिन्वू के कान के पास जाकर कहता है, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम यहाँ से भी अपने आप को हील कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, आखिर हो तो तुम एक इनकम्प्लीट मोनार्च ना, और यही तुम्हारी लिमिट है और तुम बस यहीं पर मरने वाले हो। मगर मुझे ये बोलते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि जब हमारी आर्मी यहाँ पर आएगी और हम यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन मचा देंगे, सभी इंसानों को मारेंगे, खून की नदियाँ बह रही होंगी, तो तुम वो देखने के लिए, विटनेस करने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे। और यहाँ पर सभी लोग जिन्वू की मौत पर रो रहे होते हैं, उसकी मॉम और जिन्हा भी रो रही होती है। वहाँ पर फ्रोजन मोनार्च अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं मैं उन सबको जमा दूंगा और पूरी इंटरनिटी के लिए सफ़र करवाऊंगा। उन सबके साथ कुछ ऐसा होगा, वो लोग ना ही मरेंगे और ना ही जिंदा रहेंगे, बस मेरी कैद में फंसे रहेंगे। और वो मोनार्च इतने पे ही नहीं रुकता है, वो वहाँ पर जिन्वू की बॉडी को धीरे धीरे करके जमाने लगता है। एक तो हालत उसकी वैसी खराब थी और ऊपर से उसकी बॉडी जमने भी लग जाती है, जिस पर कि यहाँ पर जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो उसकी आंखों में देखकर बोल रहा होता है जिन्वू से, मेरे को दिखाओ जब तुम मर रहे होगे तब तुम्हारा फेस का एक्सप्रेशन कैसा होगा, मेरे को वो देखना था। और वहाँ पर वो सभी मोनार्च जिन्वू के ऊपर हंस रहे होते हैं। तभी जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है, प्लेयर की एचपी 0 हो चुकी है, प्लेयर अब मर रहा है। और तभी यहाँ पर वो नोटिस भी धीरे धीरे करके ग्लिच होने लग जाता है और यहाँ पर फाइनली जिन्वू का दिल धड़कना बंद हो जाता है।
मगर तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि उन दोनों मोनार्चों ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि जिन्वू के पास यहाँ पर ऐशबोर्न का ब्लैक हार्ट होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर जिन्वू के पास सामने नोटिस आती है कि जिन्वू के पास सारी रिक्वायरमेंट जितनी भी थी उसने उसको पास कर लिया है और उसके जितने भी स्किल्स थे वहाँ पर सभी गोल्डन हो जाते हैं और वो मैक्स लेवल तक पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर उसके सामने नई नई स्किल्स भी अनलॉक हो जाती है और उस विंडो की रोशनी इतनी ज़्यादा गोल्डन और चमकीली हो जाती है। उस रोशनी की मदद से जिन्वू की आंख खुलती है और वो अपने आप को उसी हॉस्पिटल में पाता है जहां पर कि उसकी पहली बार आंख खुली थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग थी, उस समय जिन्वू एक ई रैंक का हंटर था, लेकिन यहाँ पर जिन्वू अभी भी एक एस रैंक का हंटर ही है। और जिन्वू को ये बात कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर चल क्या रहा है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा ताकतवर क्यों हो गई है। अगर ये सब एक सपना था तो आखिर उसके पास इतनी पावर कैसे आई। तभी वहाँ पर गेट खुलता है और मिस्टर वू वहाँ पर आते हैं और आते ही यहाँ पर मिस्टर वू ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे कि वो जिन्वू से कभी मिले ही नहीं है। और एक्चुअली में वो कभी मिले ही नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो पास्ट का सीन होता है। और यहाँ पर वो जिन्वू से वही सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जैसा कि उन्होंने लास्ट टाइम उस समय पूछा होता है जब भी वो वहाँ पर जिन्वू से पहली बार वहाँ पर मिले हुए होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर वू को देखकर उनको नाम से पुकार लेता है और मिस्टर वू उससे बोलते हैं, आखिर तुम मेरे को कैसे जानते हो, मैं तुमसे कभी मिला भी नहीं हूँ। जिस पर कि जिन्वू यहाँ पर सर पकड़कर बैठ जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर उठकर कपड़े पहनकर कहीं जाने लगता है और अपनी विंडो को ओपन करता है और वो देखता है कि उसके पास सारे वेपन सारे स्किल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उस समय हुआ करते थे। और जिन्वू यहाँ पर सोच रहा होता है तो मेरे सारे स्किल्स और सारे वेपन्स बिल्कुल वैसे ही हैं, सभी मेरे साथ हैं अभी भी। तभी वहाँ पर जिना आ जाती है और उससे कहती है, तुम फिर से हॉस्पिटल में आ गए, तुम अक्सर हॉस्पिटल में आ जाते हो, तुम ये हंटर वाला काम बंद कर दो। लेकिन वहाँ पर जिन्वू को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, कहीं मैं दूसरे रूम में तो नहीं आ गई। और जिन्वू उसको देखकर समझ जाता है कि उस समय तो वो एक ई रैंक का हंटर था और उसके अकॉर्डिंगली तो उसका अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो वो उसको कैसे पहचान पाएगी। और यहाँ पर जिन्वू उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। जिस पर कि वो कहती है, तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा लंबे हो गए हो पहले से और तुम ज़्यादा ताकतवर भी लग रहे हो। तभी वो वहाँ पर बाहर जाने लगता है और कहता है, मेरे को थोड़ा काम है, मैं हंटर एसोसिएशन जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को हंटर वाला काम क्विट करना है। जिस पर कि वो शौक हो जाती है और कहती है, मगर क्यों। और वो तभी उससे कहता है, मुझे पता है तुम स्कूल से भाग कर आई हो, तो चुपचाप वहीं पर चले जाओ। साथ ही में उसकी दोस्त की तरफ बिना देखे ही उससे कहता है, और तुम भी कभी हंटर वाला काम नहीं करोगी, वो भी स्कूल से भाग कर तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी ये सभी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है, मैं तो इससे कभी मिली भी नहीं हूँ, तो आखिर इसको मेरे बारे में कैसे पता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू सोच रहा होता है, बाकी सारी पावर्स तो सेम है लेकिन मेरे पास एक भी शैडो सोल्जर नहीं है, लेकिन क्या हुआ, मैं उन्हें दोबारा से बना लूंगा। और ऐसा बोलते ही वो वहाँ पर सीधा हंटर एसोसिएशन में चले जाता है अपने पावर्स को दोबारा मापने के लिए। और उसको इसकी पावर को देखकर वहाँ पर सभी लोग शौक हो जाते हैं, आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है और ये आखिर ये इतना ताकतवर बना कैसे। और तभी वहाँ से जिन्वू जाने लगता है और बोलता है, मैं बस चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ। जहाँ पर कि वहाँ पर बंदे कहते हैं, तो हम भी आपके साथ चलते हैं, आपको पता नहीं होगा रास्ता। जिस पर कि जिन्वू बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बिल्कुल अच्छे से पता है कि उनका ऑफिस कहाँ है। और तभी वहाँ पर वो लिफ्ट में उसी एसोसिएशन हंटर से मिलता है जिसने कि उस बच्ची के किलरों को मारने के लिए वो टेंजिन में गया था, जहाँ पर कि जिन्वू को उसको मारने के बाद ही वहाँ पर एसोसिएशन पावर्स मिली थी। मगर तभी यहाँ पर जिन्वू उसके कान में पीछे से बोलने लगता है कुछ, उससे कहता है, मैं तुम्हें वार्न करने वाला हूँ जो तुम आगे करने वाले हो। कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास एक बंदा आएगा जो कि अपनी बच्ची का बदला लेने के लिए तुमसे बोलेगा, या फिर क्या पता वो तुमसे पहले ही ऑलरेडी मिल चुका है। और मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, अगर तुमने कुछ भी करा तो तुम पक्का मरने वाले हो। और उसकी गर्दन पर अपना टैगर रख देता है, जिस पर कि यहाँ पर वो हंटर अपने तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ पर उसकी तलवार मिलती ही नहीं है। और वो तलवार कहीं और नहीं बल्कि जिन्वू के पास होती है। और वो हंटर जिन्वू की माना को महसूस कर लेता है और कांपने लग जाता है और कांपते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन। जिस पे कि जिन्वू बोलता है, वो मैटर नहीं करता है, मेरी वार्निंग ये लास्ट वार्निंग है और फिर उसके लिए मेरे को ब्लेम मत करना। और ऐसा बोलते ही वहाँ पर से वो चले जाता है। तभी यहाँ पर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्वू गनिनु के सामने बैठा हुआ होता है और उनसे कहता है, बड़े दिनों बाद मिले हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और उसको इतनी कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ देखकर गनिनु बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे मिल चुका हूँ और तुम्हें पहले से सब कुछ पता है। जिस पर कि जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है, क्या तुम इस दुनिया को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हो। मगर जिन्वू उस नोटिस को इग्नोर करते हुए वहाँ पर गनिनु से कहता है, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा चेंज कर दें, क्योंकि जितने भी हंटर्स हैं जो कि सम्बन्स को क्रिएट कर सकते हैं उनको भी एक अच्छा हंटर का रैंक दिया जाए।
मगर यहाँ पर ये एक ऑफर है और इसके बदले में मैं जेजू आइलैंड को अकेले क्लियर कर दूंगा। और जिन्वू के सामने तभी दोबारा से वही विंडो ओपन होती है, लेकिन जिन्वू यहाँ पर फिर से उसे इग्नोर कर देता है। और यहाँ पर गनीनू गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम्हें पता भी है वहाँ पर हमने कितनी रेड करी है और वो सभी रेड फेल हो गई है। लेकिन तभी यहाँ पर वो अचानक से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो जिन्वू की पावर को फील कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है इसकी जो पावर है ये एक नेशन लेवल के हंटर को भी सरपास कर देता है। जिसमें कि जिन्वू यहाँ पर बोलता है ये एक ऐसा काम है जिसे मैं सिर्फ अकेले ही कर सकता हूँ। और यहाँ पर जिन्वू के साथ वही सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जो कि पहले हुआ करती थी, टस्क से मिलना या फिर बाकी सारी चीज़ें, उसकी मॉम का इंटरनल सिलेंडर से उठना। मगर इन सभी बातों में एक चीज़ कॉमन थी, उसके सामने हमेशा एक ही विंडो ओपन हुआ करती थी जिसमें कि वो एक बार चिल्लाकर कहता है कब तक तुम मेरे को ऐसे ही ऊपर से देखते रहोगे। तभी यहाँ पर वो अचानक से डार्कनेस में चले जाता है और उसके सामने एक एक कर पता नहीं लाखों की काउंटिंग में वही सेम विंडो ओपन हो जाती है। और तभी वहाँ पर पीछे डार्कनेस में से ऐश बॉर्न निकलता है। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।